Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नर्व इम्पल्स का नेक्स्ट सेगमेंट है। इसमें हमने डिस्कस करना है व्हाट इज़ एक्शन पोटेंशियल। लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? ये वो कंडीशन है जब न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही होती। अब हमने उस कंडीशन को डिस्कस करना है जिस वक्त नर्व इम्पल्स की कंडक्शन हो रही होती है। तो नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती कैसे है? जब उसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। नाम से जाहिर है कि ऐसा पोटेंशियल जिसने एक्शन करना है, काम करने की सलाहियत, जो एक्शन परफॉर्म करे यानी नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करे, वो क्या कहलाएगी? एक्शन पोटेंशियल कहलाएगी। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल को डिफाइन हम कैसे करेंगे? तो यहाँ इसकी डेफिनेशन करने से पहले थोड़ा सा अपने जहन में रखना है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिव होती है, जो इनर सरफेस है वो नेगेटिव होती है। तो इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि वो एक्शन पोटेंशियल क्या है। व्हेन न्यूरॉन इज स्टिमुलेटेड, कि जब न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट होने लगती है, when neuron is stimulated, तो सेल मेम्ब्रेन एट द पॉइंट ऑफ स्टिमुलेशन, कि जहाँ स्टिमुलेशन हो रही है, जहाँ नर्व इम्पल्स मौजूद है, तो वहाँ सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन अंडरगो मोमेंटेरली, थोड़ी देर के लिए, मोमेंटेरली का मतलब है थोड़ी देर के लिए, रिवर्सल ऑफ चार्जेस, वहाँ चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। मतलब क्या है कि बाहर नेगेटिव आ जाते हैं और अंदर क्या आ जाते हैं? पॉजिटिव आ जाते हैं। और इस कंडीशन को हम कहते हैं इट इज़ कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल। तो जब न्यूरॉन स्टिमुलेट होता है, जहाँ स्टिमुलेशन होती है वहाँ सेल मेम्ब्रेन में चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं, लेकिन काम थोड़ी देर के लिए होगा। इस रिवर्सल ऑफ चार्जेस को हम क्या कहते हैं? ये एक्शन पोटेंशियल है। तो ड्यूरेशन इसका बहुत थोड़ा होता है, फॉर परहैप्स मिली सेकेंड, 2 to 3 मिली सेकेंड के अंदर ये सारा काम परफॉर्म हो जाता है। तो इस ड्यूरेशन में होता क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ से नेगेटिव हो जाती है और अंदर की तरफ से पॉजिटिव हो जाती है। तो इनके फैक्टर को भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होती है। अभी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सबसे पहले नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की वजह क्या है। कि न्यूरॉन एक जो बिल्कुल नॉन कंडक्टिव फेज में है, अचानक उसमें कंडक्शन क्यों शुरू हो जाती है? तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो स्टिमुलाई का आना है। तो जिस वक्त न्यूरॉन स्टिमुलाई को रिसीव करता है, स्टिमुलाई रिसेप्शन होती है, उस वक्त नर्व इम्पल्स जनरेट होना शुरू होती। लेकिन स्टिमुलाई ये नहीं है कि हर स्टिमुलाई आप कह सकते हैं नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की सलाहियत रखती। जैसे हमारी स्किन है, इस स्किन के ऊपर हो सकता है हर सेकंड में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया टकरा रहे हों, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। वजह क्या है? कि उनकी आप कह सकते हैं स्टिमुलाई के अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो हमारे न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोई स्टिमुलस आती है तो उसके पास पावर होनी चाहिए, और इतनी पावर होनी चाहिए कि वो चार्जेस को रिवर्स कर सके, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। तो हर स्टिमुलाई के अंदर पावर अगर हो, फिर वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकती है। वो स्टिमुलाई जिसके अंदर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने की सलाहियत होती है, उसको हम थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई कहते हैं। तो यही बात हमने डिस्कस करनी है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन ये काम नॉर्मल कंडीशन में हो रहा होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में तो कुछ भी हो सकता है। नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड, नर्व इम्पल्स उस वक्त स्टार्ट होगी जब उसके पास एक मुनासिब ताकत की स्टिमुलस आएगी। उस मुनासिब ताकत वाली स्टिमुलस को हम कहते हैं थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई। तो इसको थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो थ्रेशहोल्ड पे जब भी वर्ड आएगा तो ये मिनिमम अमाउंट होती है जो कोई काम परफॉर्म कर सकती है। थ्रेशहोल्ड कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क विच कैन परफॉर्म एन एक्शन, ये थ्रेशहोल्ड कहलाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टिमुलाई की वो कम से कम अमाउंट दैट कुड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, वो थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस कहलाती है। तो जिस वक्त थ्रेशहोल्ड स्टिमुलाई आती है तो क्या इफेक्ट होते हैं? सबसे पहले जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मौजूद है उसमें थोड़ी सी जगह पे चेंज आना शुरू हो जाती, इसको हम कहते हैं लोकलाइज। एक बात यहाँ से अपने जहन में रखनी है, कभी भी न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में तो ये पॉसिबल है,
कि सारा न्यूरॉन बाहर से पॉजिटिव हो, सारा न्यूरॉन अंदर से नेगेटिव हो। लेकिन एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सिर्फ एक मखसूस जगह जहां नर्व इम्पल्स मौजूद होती है वहीं रिवर्सल ऑफ चार्जेस होते हैं। इस वजह से इसको कहा जाता है लोकलाइज्ड। एक छोटे से एरिया के अंदर ये काम हो रहा होता है। जैसे मैंने ये ड्रा किया है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सारा न्यूरॉन ऑलमोस्ट रेस्टिंग में, सिर्फ ये वाली जो जगह जो ग्रीन है ये यहाँ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल मौजूद है। तो इस वजह से कभी भी सारा न्यूरॉन बाहर से नेगेटिव नहीं होता, अंदर से पॉजिटिव नहीं होते। इस वजह से ये वर्ड लाजमी अपने इस्तेमाल करना है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में एक मखसूस जगह पे चेंज आती है। आती क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म हो जाता है फॉर ब्रीफ इंस्टेंट, बहुत थोड़े वक्त के लिए, फॉर मिली सेकेंड ये टाइम होता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जगह क्या आ जाता है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली ये नर्व इम्पल्स की एक टाइप है। तो इस के दौरान होता क्या है, जो इनर साइड है वो पॉजिटिव हो जाती है और जो आउटर साइड है वो नेगेटिव हो जाती है। तो एक मखसूस एरिया में चेंज का आना। फिर ये होता है कि जिस वक्त आप ये कह सकते हैं कि जब ये एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा, एक्शन पोटेंशियल आगे जाएगा ऐसे, तो इतनी देर में जो बैक साइड है वो दोबारा रेस्टिंग में आ जाएगी ऐसे। तो इस तरह ये छोटे छोटे फ्रैक्शन में मूव कर रहा होता है। इस वजह से वर्ड हमने क्या इस्तेमाल किया, लोकलाइज चेंज, कि लोकलाइज चेंज होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल गायब हो जाता है थोड़ी देर के लिए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को दूसरा पोटेंशियल रिप्लेस कर देते हैं जिसको हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एब्रीवेशन आप लोगों को याद होने चाहिए। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा नर्व इम्पल्स की एक शक्ल है। तो इसमें क्या होता है, बाहर की सरफेस पॉजिटिव होती, सॉरी इनर साइड पॉजिटिव होती है और आउटर साइड नेगेटिव होती है। और होता क्या है, क्योंकि ये काम इतनी थोड़ी सेकंड के लिए हो रहा होता है कि पूरा न्यूरॉन कभी भी बाहर से नेगेटिव नहीं होता, इस वजह से लोकलाइज चेंज होती है। दिस चेंज इज सो ब्रीफ, ये इतने थोड़े वक्त के लिए और थोड़े पोर्शन के लिए होती है। ओनली स्मॉल पोर्शन इज इन एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमने रीज़न डिस्कस करनी है कि ये काम होता कैसे है, ये कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बेसिकली सबसे पहला फैक्टर वो सोडियम एंड पोटाशियम आयन की मूवमेंट है, और इन दोनों में से सोडियम इज द मेजर पोर्शन ऑफ द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जब पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स कब होगी, जब सोडियम की परमेबिलिटी चेंज होगी। सोडियम की परमेबिलिटी से क्या मुराद है, आपको पता है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, लेकिन जब गुजरना शुरू करें तो हम कहते हैं ये परमेबिलिटी बढ़ गई है। तो जो सोडियम है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो बाहर बहुत ज़्यादा है, अंदर बहुत कम है, 10 गुना ज़्यादा है बाहर अंदर की निस्बत। तो इस वजह से अगर किसी भी चीज़ को खुद मूव करने की इजाज़त दी जाए तो वह हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करती है। तो आप कह सकते हैं कि बाहर सोडियम 10 गुना ज़्यादा है बनिस्बत अंदर के, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन ने इसको गुजरने की इजाज़त दे दी है, तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाएगा। अब सोडियम जब अंदर आता है तो इतना ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाता है कि अंदर की सरफेस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो आप यही कहेंगे कि इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ सोडियम। अभी इसके रीज़न क्या है कि एक चीज़ जो परमेबल नहीं है वो अचानक परमेबल कैसे हो जाती है, इसकी रीज़न भी है, आगे बुक में मेंशन की गई है। सबसे पहले आपने डिस्कस करना है कि सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, परमेबिलिटी का मतलब भी बता दूं, अक्सर स्टूडेंट को इसी का ही नहीं पता होता। परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि सेल मेम्ब्रेन उसको गुजरने की इजाज़त दे देती है, परमिशन से निकला है कि सेल मेम्ब्रेन उसको गुजरने की इजाज़त दे देती है। तो सोडियम अंदर आना शुरू हो जाते, अंदर आना शुरू हो जाते, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अपसेट कर देता है और अंदर की सरफेस क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। इसी को हम कहते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब अंदर कैसे आता है, ये न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट जो हमारे ब्रेन को स्टडी करते हैं, ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उनका कहना ये है कि सोडियम अंदर आने की वजह बेसिकली क्या है, ओपनिंग ऑफ स्पेसिफिक पोर के मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स लगे हुए हैं जिनको सोडियम गेट्स कहा जाता है, ये ओपन हो जाते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था
कि गेट कवर्ड जब भी आएगा तो आपने समझना है कि ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है, और पंप कवर्ड जब भी आएगा तो आपने क्या समझना है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड होता है। तो सोडियम तेजी से अंदर आना शुरू हो जाते हैं, सोडियम आयन रश इनवर्ड मेकिंग इनसाइड पॉजिटिव, अंदर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जब अंदर आता है तो अंदर की साइड क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो पॉजिटिव ही हम कहते हैं ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट हो गया है। अच्छा, आगे पोटाशियम आयन भी बाहर निकलना शुरू होता है, इसके रीज़न क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आपने अभी यहाँ ज़हन में रखना है कि जब सोडियम आयन आता है तो एक थ्रेशहोल्ड के बाद पोटाशियम आयन क्या बाहर निकलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब सोडियम आयन अंदर आ रहा होता है तो चार्जेस आर रिवर्स, चार्जेस उल्टे हो जाते हैं। क्या मतलब है कि जो बाहर पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाता है, अंदर नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाता है। फिर मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि हमेशा न्यूरॉन की एक स्मॉल पोर्शन के अंदर ये चेंजेस आ रही होती हैं। इनर सरफेस हैज़ एक्सेस पॉजिटिव आयन, जब अंदर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव आयन आते हैं तो इनसाइड पॉजिटिव हो जाती है, आउटसाइड नेगेटिव हो जाती है। और जब एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल न्यूरॉन के उस पोर्शन में जनरेट होता है तो हम कहते हैं नर्व इंपल्स अब कंडक्ट हो रही है। तो ये फ्रैक्शन में होती है, पहले एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव, फिर उससे बाद अगली साइड नेगेटिव पॉजिटिव, पिछली साइड दोबारा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ऐसे फिर अगली साइड उसमें एएमपी जनरेट, उससे अगली साइड एएमपी, पीछे वाली साइड सारी आरएमपी, ऐसे ये आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन के अंदर ये मूव कर रही होती है। और जब अंदर सोडियम आता है तो वैल्यू कहाँ तक चली जाती है, प्लस 0.05 वोल्ट या प्लस 50 मिली वोल्ट। अच्छा, ये जो काम हुआ है इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जब न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होता है उसकी वैल्यू कितनी थी, आपको याद होगा -70। इसको हमने कहा था ये पोलराइज स्टेट है। ये क्या है, तो अंदर जब नेगेटिव हो तो वो पोलराइज स्टेट होता है। अच्छा, उसके बाद जब सोडियम अंदर आना शुरू होता है तो अंदर की सरफेस पॉजिटिव होना शुरू होती है और ऐसे ये बढ़ना शुरू हो जाती है, ऐसे तो ये बढ़ते हैं। तो प्लस 50 मिली वोल्ट तक सोडियम अंदर आता रहता है। बेसिकली जितने भी गेट्स और पंप हैं ये वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल के एक मखसूस वोल्टेज पे जाके ये खुलते हैं और एक मखसूस वोल्टेज पे जाके ये बंद होते हैं। तो सोडियम आयन अंदर आना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पोलराइजेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। पोलराइजेशन के क्या मतलब था कि अंदर नेगेटिव चार्ज ख़त्म होना शुरू हो जाता है और उसकी जगह पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। नाम से जाहिर है कि पोलराइज कंडीशन ख़त्म हो रही है, डीपोलराइजेशन। तो कोई अगर आपसे पूछ ले कि डीपोलराइजेशन न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन में कैसे जनरेट होती है, सोडियम एंट्री की वजह से। और सोडियम इंटर कैसे होता है, डिफ्यूजन के जरिए से, पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, क्योंकि गेट ओपन होते हैं। लेकिन जो ही प्लस 50 मिली वोल्ट पर पहुंचता है, अब यहाँ दो काम इकट्ठे होना शुरू हो जाते, सोडियम गेट बंद हो जाते हैं और पोटाशियम गेट ओपन हो जाते हैं। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि पोटाशियम अंदर ज़्यादा है, 20 टाइम्स अंदर ज़्यादा है एज कंपेयर टू आउटर सरफेस। तो पोटाशियम आयन आप कह सकते हैं जब बाहर निकलना शुरू होता है तो अंदर से पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो अंदर की सरफेस फिर दोबारा नेगेटिव की तरफ होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि हम दोबारा पोलराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से हम इस कंडीशन को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन। तो कोई आपसे पूछ ले रीपोलराइजेशन किस वजह से है, पोटाशियम आउट। जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, ये जितने भी गेट्स हैं ये वोल्टेज डिपेंडेंट हैं और पोटाशियम गेट्स के बंद होने का जो वोल्टेज है वो -90 है, -90। अब यहाँ सवाल ये है कि जब ये पोलराइजेशन की तरफ आ रहा है रीपोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन की स्टेट तो -70 पे होनी चाहिए, यानी यहाँ करके होनी चाहिए, और ये चला गया -90 मिली वोल्ट पे। तो इस वजह से ये ज़रूरत से ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है, इसको हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन न्यूरॉन आप कह सकते हैं
कि हाइपर पोलराइजेशन की स्टेज में एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर सकता। इस वजह से जब तक पोलराइज स्टेट इसमें एस्टेब्लिश नहीं होगी उस वक्त तक ये काम आगे नहीं चलेगा। इस वजह से दोबारा इस हाइपर पोलराइजेशन स्टेट को सोडियम पोटाशियम पंप कैसे वर्क करेंगे? अब ये हमने पहले भी कि पोटाशियम बाहर चला गया है, सोडियम अंदर आ गया। अब सोडियम पोटाशियम पंप क्या करेंगे? जो सोडियम एक्स्ट्रा अंदर आया उसको बाहर भेजेंगे, जो पोटाशियम बाहर निकला उसको अंदर भेजेंगे, और इस तरह ये एडजस्टमेंट करेंगे कि -70 पे आके ब्रेक लगेगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकवरी। ये कौन सी कंडीशन होगी? रिकवरी की। और दोबारा पोलराइज स्टेट एस्टेब्लिश हो जाएगी। ठीक हो गया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगा है ये नर्व इम्पल्स का टाइम है। बेसिकली डीपोलराइजेशन ये मेन है नर्व इम्पल्स का, ये सारे रिस्टोरेशन के लिए है। रिपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन और पोलराइज स्टेट तक जो काम हुआ है ये आप कह सकते हैं ये रिस्टोरेशन ऑफ आरएमपी के लिए है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 2 से 3 मिली सेकेंड लगते हैं, यानी इतनी स्मॉल टाइम के अंदर ये सारा कुछ क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाते हैं। तो हुआ क्या है? सबसे पहले पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, हाइपर पोलराइज और फिर रिकवरी। तो ऐसे रेस्टिंग, डीपोलराइज, हाइपर पोलराइज, उसके बाद रीपोलराइज, हाइपर पोलर और रिकवरी। तो ये जो ग्राफ है यूजुअली हम एक मशीन से डिटेक्ट करते हैं जिसका नाम है EEG मशीन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो बिल्कुल ECG की तरह है। ECG हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती है और EEG ब्रेन की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रही होती। तो रिस्टोरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में 2 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या? सून आफ्टर द पैसेज, जब नर्व इम्पल्स गुजर जाती है सोडियम गेट्स बंद हो जाती है, यानी +50 पे जाके सोडियम गेट्स बंद हो जाती हैं और जो पोटाशियम गेट्स हैं ये ओपन हो जाते हैं। पोटाशियम गेट्स के ओपन होने की वजह से रीपोलराइजेशन होती है। उसके बाद तो रीपोलराइजेशन थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से पोटाशियम और सोडियम के पंप क्या करते हैं? रिस्टोर आयनिक ग्रेडियंट, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए आयनिक ग्रेडियंट चाहिए उसको रिस्टोर करते हैं। यानी आप कह सकते हैं सोडियम 10 गुना बाहर ज़्यादा होना चाहिए और पोटाशियम 20 गुना अंदर ज़्यादा, तो सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का टॉपिक है। उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स क्या है? बेसिकली साल्टेटरी का लफ्ज़ी मतलब है जंप लगाना। तो ऐसी नर्व इम्पल्स जो जंप लगाती है फ्रॉम नोड्स टू नोड्स, जैसे ये नोड्स है, ये नर्व इम्पल्स यहाँ से जंप लगा के यहाँ पहुँच जाती, यहाँ से जंप लगा के यहाँ पहुँच जाती। तो ऐसे लगता है जैसे ये जंप लगाती हुई, हालांकि ये जंप नहीं लगाती। ठीक है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें नर्व इम्पल्स ऐसे महसूस होता है जैसे नोड्स टू नोड्स जंप लगाती हुई जा रही होती है। इस वजह से इसका नाम रखा गया साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। बेसिकली ये जंप नहीं लगाती। इसमें होता क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कोई शख्स यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा, और अचानक वो यहाँ पहुँच जाते, अचानक यहाँ पहुँच जाते, तो आप कहोगे कि शायद ये जंप लगा के पहुँचे। बाकी नज़र भी आ रहा है कि शायद ये जंप लगा के यहाँ पहुँचे। लेकिन अगर ये भी तो पॉसिबल है कि ये पैदल चल के गया हो, और जब ये पैदल चल के गया हो आपने इसको ना देखा हो। मे भी पॉसिबल है ना कि यहाँ से ये शख्स यहाँ पहुँचा है तो ऐसे लगे जैसे जंप लगा के पहुँचे, लेकिन हो सकता है कि जब ये पैदल चल के यहाँ से जा रहा हो तो आपने ना देखा हो, तो आपको उस वक्त भी लगेगा कि ये जंप लगा के यहाँ आया, क्योंकि दरमियान में वो चलता हुआ नज़र नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरह माइलिनेटेड जो जगह है उसके नीचे नर्व इम्पल्स इतनी तेज़ी से गुजरती है कि जो हमारी EEG की मशीन है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, फिर नोड्स पे डिटेक्ट करती है। उसके बाद फिर माइलिनेशन की जगह आती है तो इतनी स्पीड ड्यू टू अननोन रीज़न, अब इसकी जो रीज़न है वो प्रॉपरली डिस्कवर नहीं हुई, उसके बाद फिर ये नोड पे डिस्कवर होती है। फिर उसके बाद माइलिनेशन आता है, फिर इतनी स्पीड बढ़ जाती है तो फिर आप कह सकते हैं ये डिटेक्शन नहीं, और फिर नोड्स पे क्या होती है? डिटेक्ट होती है। तो चूंकि हमें डिटेक्शन मशीन नोड्स टू नोड्स कर रही होती है, ऐसे लगता है कि पहले यहाँ थी अब जंप लगा के यहाँ, क्योंकि यहाँ चलती हुई महसूस नहीं हुई,
चलती हुई महसूस नहीं हुई। तो इस वजह से हमें महसूस ऐसे होते जैसे जंप लगा, हालांकि ये कंटिन्यूसली मूव कर रही होती। एक्शन पोटेंशियल तो वैसे ही जंप नहीं कर सकते, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस भी करेंगे जो साइनेप्स का टॉपिक होते हैं। तो हमेशा माइलिनेटेड न्यूरॉन में हम जो नोड्स टू नोड्स है, जिनको नोड्स ऑफ रणवीर कहा जाता है, रणवीर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो उसी बिहार पे ये नोड्स का नाम रखा गया जिसने उसके सबसे पहले इसको डिस्कस किया था। तो ये साल्टेटरी नर्व इम्पल्स है। और जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें नर्व इम्पल्स की जो स्पीड है वो आम नर्व इम्पल्स की स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा है। वैसे तो जो नॉर्मल स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड है, लेकिन जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें 120 तक भी ये स्पीड चली जाती है, 120 मीटर पर सेकंड। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल स्पीड कितनी होती है और मैक्सिमम स्पीड कितनी। तो नॉर्मल 100 और मैक्सिमम 120। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो पेपर में काफ़ी दफ़ा पूछा गया, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको नज़र भी आ रहा होगा ये कॉन्सेप्चुअल भी काफ़ी है। ख़ासतौर पे जो ग्राफ है, इस ग्राफ से भी ऑब्जेक्टिव काफ़ी सारे बन सकते हैं कि कौन सी स्टेट पोलराइज है, कौन सी डीपोलराइज है, कौन सी रीपोलराइज है, कौन सी हाइपर पोलराइज है, कौन सी रिकवरी की स्टेज है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.